नमस्कार। आज हम डिलन थॉमस की एक बहुत ही मशहूर कविता पोएम इन अक्टूबर को समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, पहली नज़र में ये एक बड़ी सीधी-सादी कविता लगती है, लेकिन इसकी सतह के ठीक नीचे एक बहुत ही गहरा कलात्मक रहस्य छिपा हुआ है। कविता की शुरुआत होती है इन पंक्तियों से, जो हमें सीधा कवि के 30वें जन्मदिन की सुधा में ले जाती हैं। वो बंदरगाह और पास के जंगल से आ रही आवाज़ों से जागते हैं। एक शांत, खूबसूरत वेल्श तटीय शहर का नज़ारा एकदम आंखों के सामने आ जाता है। तो जन्मदिन पर टहलने के बारे में एक सुंदर कविता सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? लेकिन क्या इसमें कोई छिपा हुआ रहस्य भी है? जी हाँ, असल में इस कविता की बनावट में, इसके स्ट्रक्चर में एक ऐसा राज छिपा है जो इसे और भी असाधारण बना देता है। तो चलिए निकलते हैं कवि के साथ इस जन्मदिन की सैर पर और देखते हैं कि वो हमें कहाँ ले जाते हैं। थॉमस अपने शब्दों से प्रकृति के दृश्यों और ध्वनियों की एक जीती जागती तस्वीर बना देते हैं। हमें मसल पूल्ड यानी सीपियों से भरे किनारे दिखते हैं, समुद्री पक्षियों का शोर और पानी पर खटखटाती नावों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो हम खुद उनके साथ वहीं मौजूद हैं। जरा सोचिए, घूमते हुए बादलों में लार्क पक्षियों का झुंड और सड़क के किनारे झाड़ियों से आती ब्लैकबर्ड्स की सीटी जैसी चहचहाहट। ये प्रकृति के जश्न का एक इतना शानदार नज़ारा है जो उस सुबह को और भी खास बना देता है। जैसे जैसे कवि आगे बढ़ते हैं, मौसम अचानक करवट लेता है। और पता है, यही बदलाव कविता में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आता है। ये बाहरी बदलाव एक अंदरूनी यात्रा को जन्म देता है, जो उन्हें वर्तमान से खींचकर सीधा बचपन की एक गहरी याद में ले जाता है। अब हम कविता के क्या से हटकर कैसे पर आते हैं। मतलब इसकी कहानी से ज्यादा जरूरी है इसकी बनावट को समझना, क्योंकि यहीं पर इसका सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। स्रोत सामग्री में एक पाठक ने ठीक यही सवाल पूछा था, क्या इस कविता का कोई खास फॉर्म या ढांचा है? और यकीन मानिए, इसका जवाब वाकई हैरान करने वाला है। तो ये रहा कविता का वो राज। इसमें 7 स्टैंजा हैं और हर स्टैंजा में 10 पंक्तियां। और कमाल की बात यह है कि हर स्टैंजा एक ही ब्लूप्रिंट को फॉलो करता है। पहली पंक्ति में हमेशा 9 अक्षर, दूसरी में 12, तीसरी में फिर 9 और इसी तरह एक सटीक म्यूजिकल पैटर्न। ये कोई इत्तेफाक बिल्कुल नहीं है। ये जो इतना सटीक और बार बार दोहराया जाने वाला पैटर्न है, वो पन्ने पर एक खूबसूरत काव्यात्मक ग्राफिक डिजाइन बनाता है। ये दिखाता है कि थॉमस ने अपनी कला पर कितनी गहरी स्टडी और महारत हासिल की थी। मतलब ये सिर्फ कविता नहीं, एक तरह का विजुअल आर्ट भी है। लेकिन रुकिए, बनावट का ये कमाल यहीं खत्म नहीं होता है। एक और चौंकाने वाली बात है जो भी बाकी है। एक, सिर्फ एक। ये संख्या पता है किस लिए है? ये पूरी 70 लाइनों की कविता में इस्तेमाल हुए कॉमा की संख्या है। जी हां, सिर्फ एक कॉमा। उस दौर में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। और सोचिए, बिना किसी कंफ्यूजन के कविता को पढ़ने लायक बनाना सिर्फ लय और वाक्यों की बनावट के जरिए, ये थॉमस की असाधारण प्रतिभा को दिखाता है। चलिए अब इस कविता को डायलन थॉमस के करियर के बड़े फ्रेम में रखकर देखते हैं। आखिर ये कविता उनके लिए एक इतना जरूरी मोड़ क्यों साबित हुई? ये कविता थॉमस के काम में आए एक बड़े बदलाव को दिखाती है। देखिए, उनका शुरुआती काम अक्सर काफी तीव्र, अंधकारमय और समझने में मुश्किल होता था। लेकिन पोएम इन अक्टूबर के साथ हम एक ज्यादा आत्मविश्लेषी और उत्सव मनाने वाले कवि से मिलते हैं, जिसकी आवाज शांत है और यादों से भरी हुई है। थॉमस की विरासत को लेकर आलोचकों में आज तक बहस चलती है। उनकी प्रतिभा पर राय एकदम बंटी हुई है। कुछ उन्हें एक साधारण लेखक मानते हैं, तो कुछ उन्हें अब तक के महानतम कवियों में से एक। कुछ का मानना है कि उनका शुरुआती काम ही जीनियस था, बाद में वो ढलान पर चले गए, जबकि दूसरे कहते हैं कि उन्होंने बाद में सुधार किया। एक दिलचस्प तुलना उन्हें कोलरिज से करती है, एक ऐसा जीनियस जो ब्रिलियंट और रबिश यानी शानदार और बकवास दोनों लिख सकता था। चलिए अब कविता के भावनात्मक केंद्र पर लौटते हैं, अतीत और वर्तमान के बीच का वो शक्तिशाली रिश्ता। मौसम के उस बदलाव के साथ ही कवि को अपने बचपन की वो भूली हुई सुबहें एकदम साफ साफ याद आने लगती हैं, जब वो अपनी माँ के साथ सूरज की रोशनी में टहला करते थे। सच कहूं तो यही कविता का दिल है, जहां यादें जिंदा हो उठती हैं। ये याद इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि वो लंबे समय से मृत बच्चा यानी उनका अपना बचपन का रूप और उसकी खुशी उन्हें शारीरिक रूप से महसूस होती है। अतीत और वर्तमान जैसे एक हो जाते हैं जब उस छोटे बच्चे के आंसू वयस्क कवि के गालों को जलाते हैं।
और ये है कविता का चरमोत्कर्ष, उसका क्लाइमैक्स, उस लंबे समय से मरे हुए बच्चे की सच्ची खुशी सूरज में जलते हुए गा रही थी। बचपन की उस खुशी को सिर्फ याद नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसे पूरी की पूरी तीव्रता के साथ फिर से जिया जा रहा है। तो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि स्मृति सिर्फ एक परछाई नहीं है, बल्कि एक जीवित, एक आनंद से भरी शक्ति है जो हमारे आज को आकार देती है, उसे मायने देती है। कविता का अंत इन पंक्तियों के साथ होता है, जो एक उम्मीद भरी प्रार्थना जैसी हैं। कवि कामना करते हैं कि उनके दिल की ये सच्चाई, ये फिर से खोजी गई खुशी, आने वाले साल में भी इसी ऊंची पहाड़ी पर गाई जाती रहे। और आखिर में ये कविता एक सवाल छोड़ जाती है, वो कौन सी यादें हैं जो गुजरते वक्त के साथ भी इंसान के अंदर जिंदा होकर गाती रहती हैं।